अस्सलाम वालेकुम जी। हमने सोचा कि आपका ये हफ्ता तो बहुत मसरूफ़ गुजरा होगा क्योंकि हुकूमत ने कहा है कि 4% तकरीबन ग्रोथ हो गई है, तो आप लोगों को तो बाहर नोटों की बारिशें हो रही होंगी और लोग नौकरियां दे रहे होंगे, ज़बरदस्ती आपके हाथों में दे रहे होंगे और आपको बिजली का बिल देने के लिए अब गुर्दा नहीं बेचना पड़ेगा। तो आप लोग तो बहुत मसरूफ़ हो गए होंगे इस सारी गहमा गहमी में, तो आपको शायद टीवी देखने का टाइम ना मिला हो, तो हम आपको पूरे हफ्ते का एक राउंड अप दे देंगे गुज़िश्ता हफ्ते में हुआ क्या। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि जो पीडीएम का ऊंट है वो ब्रेक डांस करता करता शायद किसी करवट बैठ गया। किस करवट बैठा है महमल? शीन की करवट बैठा है या मीन की करवट बैठा है? नून की करवट ना। अच्छा नताशा, हाँ वो एक तरह से तो नून ही की करवट बैठा है, क्योंकि एक जो चीज़ है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर, आपको पता है कि शीन ने बहुत ज़्यादा जोर दिया था प्राइवेटली कि इनको पीडीएम से ना निकाला जाए, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने तो जब पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी पे क्या बात करनी है, उसमें तो डिस्कशन ही नहीं हुई, तो वो तो इतनी अहम ही नहीं है और वो तो हिसाब भी नहीं है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। मेरे ख्याल में उसकी एक वजह ये भी थी कि हमने देखा कि नून लीग मोस्टली ये चीज़ होती है कि इनके जो अंदर के जो सारी टेंशन्स होती हैं वो बाहर नहीं आती, लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब ने जो इशाया दिया उसके बाद जो शाहिद खाकान अब्बासी ने बात की और उन्होंने पीपल्स पार्टी में बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया पीडीएम के ऊपर और मरियम साहबा ने जो है वो इंडोर्स कर दी, तो वो ज़रा एक फेस ऑफ टाइप चीज़ लग रही थी कि सामने आ रहे हैं, क्लैश बिल्कुल बाहर ना आ जाए। शायद उस चीज़ को समेटने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए कहा गया। और फिर ये भी बात की गई कि पार्लियामेंट के अंदर जो है सारी अपोजिशन की जमातें जो हैं वो मिल बैठ कर जो है वो बात करेंगे। तो एक तरह से शहबाज शरीफ साहब को भी एक फेस सेविंग या वो वाली चीज़ दी गई, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि पीडीएम की जो डिसीजन थी वो पीडीएम के अंदर ही रहने दी गई। और उसकी एक चीज़ ये भी है, देखिए शहबाज साहब का आपने इंटरव्यू देखा होगा इमरान खान साहब के साथ, उन्होंने कहा जी पीडीएम तो मैं जेल गया उसके बाद बनी, पीडीएम में डिवीज़न भी तब आया जब मैं जेल में था, तो मेरे से तो कोई ऐसा सच मुशावरत की नहीं गई। तो उन्होंने थोड़ा सा पीडीएम से अपने आप को अलहदा भी रखा। वो मीटिंग में ज़रूर गए लेकिन पीडीएम के डिसीजंस वगैरह के ऊपर ना उनका इतना नहीं था। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है इस वक्त मुज़ाहमत हो रही है या मुफाहमत हो रही है। नून लीग की जो सियासत है, नैरेटिव क्या होगा, बयानिया किसका होगा, किसके पास लीडरशिप जाएगी। अच्छा, मुझे लगता है नवाज शरीफ साहब का बयानिया पे थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। नहीं, मैं उसी पे सिर्फ हाँ वो कॉम्प्रोमाइज़ है कि मरीम नवाज साहबा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस चीज़ के ऊपर की। उनसे सवाल किया गया कि अब क्या चलेगा, मुज़ाहमत या मुफाहमत, तो उन्होंने कहा मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, और जो भी चीज़ है पावर टॉक्स टू पावर, पावर जो है वो कमज़ोरी से बात नहीं करती, जहाँ कमज़ोरी दिखाई तो दुश्मन ने अटैक कर देना। तो ये आपको ट्रे में कोई चीज़ नहीं मिलती, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। ये मरीम नवाज साहबा के लफ्ज़ थे। तो ये जो है ये नवाज शरीफ साहब की जो बातें थी कि ईद के बाद लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफ़े दिए जाएंगे, हुकूमत को हम गिरा देंगे, वो बातें नहीं हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहाँ पे बातें क्या हुई, हाँ थोड़ा सा शहबाज शरीफ साहब की ज़रा बातें हुई। जो उनका बयानिया था कि पार्लियामेंट के अंदर, जो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा फैसला है, आप अपोजिशन में आप पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट के अंदर खारजा पॉलिसी पे बात होगी, इलेक्टोरल रिफॉर्म से बात होगी, डिफेंस पॉलिसी पे बात होगी। इन चीज़ों पे मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया था ना, वो फिर एहतजाज की भी थोड़ी बहुत बात हुई कि थोड़े बहुत हम एहतजाज करें, लेकिन वो जो एक्सट्रीम पॉइंट था पीडीएम का वो मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र नहीं आया। एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि लीडरशिप को जब देखा जाए तो नून लीग की लीडरशिप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब की थोड़ी सी लीडरशिप मुझे कमज़ोर लग रही थी। बॉडी लैंग्वेज और देखिए शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज जो थी दोनों गाड़ी में आए साथ, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो दोनों साथ नहीं खड़े थे। शहबाज शरीफ साहब कहाँ खड़े थे? पीछे। मरियम नवाज जो थी वो आगे थी मौलाना साहब के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने बात की? मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ साहब ने बात नहीं की। तो लीडरशिप में है तो वो सदर मुस्लिम लीग नून के, लेकिन मुझे तो वो उनकी थोड़ी सी लीडरशिप इस वक्त कमज़ोर लग रही थी। मुझे तो ये भी लग रहा है कि वैसे अब ये पीडीएम का जो मामला है ना, बस ये भी एक इलेक्टोरल अलायंस जो पहले होती थी, जो नून लीग के दौर में अचकज़ई साहब और उनके जो थे एलाइज थे मौलाना साहब, वो एक साइड पे हो गए हैं, और जो पीपल्स पार्टी के हिस्टोरिकली या उनके दौर में जो था उनके साथ जिसके साथ थे तो वो एएनपी और पीपल्स पार्टी साइड पे हो गए हैं। अब ये कोई अपोजिशन रेजिस्टेंस तो अब रह नहीं गई, अब ये आगे वाली इलेक्शन की तैयारी का फेज लग रहा है। इसके लिए बुखारी ने कहा है, अच्छा उन्होंने कहा आप पीडीएम का नाम बदल के रख दें, हम ख्याल ग्रुप। अच्छा आप बदल दें। अच्छा वैसे अच्छा पीडीएम का ऊंट जो है वो फिर अच्छा वैसे आप दोनों की डिसएग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट, लेकिन अब वो ब्रेक डांस नहीं कर रहा। नहीं
نہیں PDM کے اوپر بھی بینظیر نے وہی بات کی نا کہ شہباز صاحب پیچھے تھے, وہ وہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تو تھا ہی نہیں جب PDM بنی, میں تو جیل میں تھا, تو وہ انہوں نے پارلیمنٹ میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں, میرا وہ رول ہے, بڑا رول ہے میرا, اسٹیٹسمین لائک. وہ انٹرویو کا عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا بڑا اسٹیٹسمین. اچھا میرے خیال اٹس ٹو سون ٹو سے, ہم بہت عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں, ابھی PDM کی نئی شکل ہے, 2 امپورٹنٹ پارٹیز اس کا اب حصہ نہیں ہیں, تو اب ان کی اسٹریٹجی ہے, آف کورس وہ بدلے گی. اگلے کچھ مہینوں میں PTI کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھیں گے. PTI کی انٹرنل پالیٹکس ہے, وہ شاید نیشنل پالیٹکس بہت ڈٹرمن کرے کافی حد تک کہ PDM جو ہے وہ کیا کرے گی. ایک بہت ہم نے اس ہفتے دیکھا نیو لو, میں کہوں گی جہانگیر خان ترین صاحب کے گروپ کا, ان کے گروپ کے ممبر ہیں چوہان صاحب جو MP ہیں, انہوں نے شہزاد اکبر صاحب پہ بہت گھٹیا الزامات لگائے. انہوں نے کہا کہ آپ ٹی وی پہ آ کے یہ دعویٰ کریں کہ آپ مسلمان ہیں, وہی جو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اور چیز نہیں, مذہب آپ استعمال کرتے ہو. تو میرا خیال ہے یہ ایک نیا لو ہے جہانگیر خان ترین, اور ڈیسپریشن دکھاتا ہے کہ کچھ اور کام نہیں کر رہا تو آپ وہی مذہب کی بات کر کے اس کو لے کے اپنے بہت ہی گھٹیا حرکت, بہت ہی بری ہے. ریما ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں سیاست کے اندر جب آپ کے پاس کوئی لاجک یا کوئی اور چیز نہیں رہ جاتی نا, تو اینڈ پہ صرف ایک یہ بڑا ڈینجرس اور سینسٹیو جو چیز ہے وہ آ کر استعمال کرنا شروع نہیں. وہ ہوتے کون ہے کہ کہنے کہ شہزاد اکبر صاحب میڈیا پہ آئیں اور کہیں کہ وہ مسلمان ہیں, اور میرا خیال ہے شہزاد اکبر صاحب نے بالکل ٹھیک کیا کہ ان کے خلاف جو انہوں نے FIR درج کروائی, اور مجھے امید ہے کہ یہ کسی رزلٹ کی طرف جائے گی. تھوڑی سی پارٹی لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. نذیر چوہان صاحب ابھی بھی PTI میں ہیں, ان کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن لینا چاہیے. آپ ایک مثال قائم کریں, ایک میسج دیں کہ اس قسم کی سوچ ہماری جماعت میں نہیں, اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو یہاں پہ پارٹی لیڈرشپ کو ایکشن لینا چاہیے. ویسے بھی مطلب وہ اب ایک الگ انہوں نے اپنا گروپ بنا لیا ہے, تو آپ کو ایک ایگزامپل, اور اس قسم کی سوچ آپ کی ساری سیاسی جماعتوں میں کوئی نہ کوئی ہے. سیاسی جماعتیں, ہماری ریاست کی یہ سوچ ہے. میرا خیال ہے اس طرح کی جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں ریاست بھی انٹرسپیکٹ کرے کہ آپ نے یہ کیا ایک مانسٹر ایک بنا دیا ہے جو پوری ہماری پاکستانی اسٹیٹ کو اگر خطرہ ہے نا وہ اس چیز, لیکن یہ لے ڈوبے گا. PTI کی لیڈرشپ تو ہے, لیکن یہ تو جہانگیر ترین گروپ کے نا, تو جہانگیر ترین صاحب نے بھی اس کو کوئی کنڈیم نہیں کیا, ان کے لیے بھی یہ کوشر ہے چیز. اچھا نہیں, ان کی FIR کے بعد گروپ نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کنڈیم کیا FIR کو, اور انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں بات چیت مل کے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی, آپ نے تو FIR ہی درج کر دی, آپ اگلے کی زندگی کو رسک پہ ڈال رہے ہیں اور آپ کا FIR. احسن اقبال صاحب کے ساتھ کیا وہ وزیر داخلہ تھے, اس طرح کی چیزیں کر کے آپ کسی کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں, تو یہ بہت زیادہ. اچھا یہ جہانگیر خان ترین صاحب کے گروپ کی ڈیسپریشن دکھاتا ہے. حکومت کی ڈیسپریشن ایک اور چیز نے دکھائی اس ہفتے. انہوں نے ریویو پٹیشن جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ایکسیپٹ ہوئی تھی ان کے بہاف پہ, جو اور بار ایسوسیشنز ان کی بیوی جو ایکسیپٹ سپریم کورٹ نے کی تھی, اس کے خلاف انہوں نے ایک اور ریویو پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں درج کروائی. اپیل ہے یا ریویو پٹیشن ہے؟ ہاں یہی تو اپیل. اب لیگلی ایک بہت ہی ایک فنی سچویشن ہے, کیونکہ آپ ریویو پٹیشن کے خلاف اپیل نہیں کر سکتے, آپ ریویو پٹیشن کے خلاف ریویو پٹیشن بھی نہیں کر سکتے. لیکن انڈین سپریم کورٹ جو ہے اس نے ایک کیوریٹیو پٹیشن کا ایجاد کی تھی, کیونکہ انڈین سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ان کے آئین کے تحت پاکستانی سپریم کورٹ سے فرق ہے. اس میں شاید گنجائش بنتی ہے کہ وہ اپنی جورسڈکشن جو وسیع جورسڈکشن ہے اس کے تحت ریویو پٹیشن کو بھی سن سکیں اگر پرنسپلز آف نیچرل جسٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہوئیں. تو یہ انڈین سپریم کورٹ کی جورسپروڈنس ہے, کچھ سال پہلے انہوں نے یہ ایجاد کی ایک طرح سے. پاکستانی سپریم کورٹ کے پاس ایسی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. اب اگین یہ پٹیشن کیا ہے میں نے نہیں پڑھی, مجھے نہیں معلوم انہوں نے ایگزیکٹلی لیگل ایک چیز اس میں آئی تھی کہ یہ جو پٹیشن ہے اس میں بڑی, اب کسی نے نہیں پڑھی, کنٹیمپشس لینگویج استعمال کی گئی تھی جس کی وجہ سے رجسٹرار نے اس پٹیشن کو ریجیکٹ کر کے واپس ان کو دے دیا. تو اب پتہ نہیں اس کے اندر کیا تھا اور کس بیسس پہ انہوں نے سوچا کہ بھائی ریویو مانگ لیں. ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف حکومت کی جو پٹیشنز ہیں اس میں بہت اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے بھی بہت کنڈیمنیبل زبان استعمال ہوئی ہے. جو بھی ہے وہ آپ کے سپریم کورٹ کے جج ہیں, آپ لیگلی آرگیو کریں اپنا کیس, آپ کو ذاتی حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اپنی پٹیشن سے. اچھا میں نے یہ بھی پڑھا ہے, اگین ہمیں نہیں پتا پٹیشن کے ورڈز کیا ہیں, کہ یہ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی اوریجنل جورسڈکشن سو موٹو جورسڈکشن جو ہے 184(3) اس کے تحت یہ کیس سنیں, ریویو پٹیشن کے تحت نہیں.
सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन के तहत कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है. मतलब कुछ भी चाहते क्या है गवर्नमेंट, वो तो ये चाहते हैं कि काजी फाइजा साहब रहे ना जज, वो क्या चाहते हैं 2023 में वो अगर चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं तो वो ना बने, किस चीज का डर है, क्यों जस्टिस काजी फाइजा? नहीं तो मतलब अगले 2 साल यही चलता रहेगा, दोबारा रिव्यू करेंगे जब तक एक हल है उनके पास. सॉरी आप कुछ कह रहे थे. नहीं, ट्विटर पे मैंने ये पोस्ट किया तो किसी ने रिप्लाई किया कि अगर ये रिव्यू पिटिशन उनकी मानी जाती है तो क्या बेस्ट ऑफ 5 होगा? रिव्यू पिटिशन जीतता है. अच्छा, इससे भी बेहतर उनके पास ऑप्शन है कि वो 2 काले बकरे ठीक है, या किसी जगह धागा बांध रहे हैं. बहुत से मिज़ार हैं, बड़े करामत मिज़ार हैं, तो वो कहीं धागा बांध रहे हैं. हुकूमत ऐसी कोई चीज़, सब मिनिस्टर्स को इन कामों पे लगा दे, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े जो पीर हैं उनके मिज़ार पे जाके धागा बांध है, क्योंकि यही रह गया है और अब हुकूमत के पास तो कुछ रह नहीं गया. मतलब हम इस पे बात करते रहेंगे. जैसे अभी पीडीएम का ऊंट भी नहीं बैठ रहा था ना, तो ये वाला ऊंट. अच्छा, दूसरी तीसरी एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई थी कि फ़लस्तीन के मामले पे कुछ प्रोग्रेस, कह सकते हैं इसको प्रोग्रेस. अच्छा, हमने पिछले हफ्ते ये बात की थी कि फ़लस्तीन पे पाकिस्तान का अच्छा रोल रहा है. हम सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते थे, लेकिन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, और ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूएन का जनरल असेंबली का एक इदारा है जो इंसानी हुकूक को देखता है. पाकिस्तान उसका मेंबर है, 47 मेंबर स्टेट्स हैं. आजकल पाकिस्तान उसका मेंबर है. पाकिस्तान ने एक रेजोल्यूशन टेबल की कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बननी चाहिए जो एट्रोसिटीज़ इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, और वैसे उस रेजोल्यूशन में ये भी है कि इसराइल के ख़िलाफ़ जो क्राइम्स हुए हैं उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए. तो बहुत अच्छी बात है एक तरह से ये कमीशन बने. उनकी जो रिपोर्ट होगी एक अथॉरिटेटिव टेक्स्ट होगा जिसका हम हवाला दे सकते हैं और मीडिया में इस्तेमाल हो सकती है, डिप्लोमेटिकली इस्तेमाल हो सकती है फिर. लेकिन ये पहली बार नहीं है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनी है, पहले भी बन चुकी है. मेरा ख्याल है 2014 में लास्ट टाइम बनी थी. एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भी था, उसका आसमा जहांगीर साहिबा उसकी मेंबर थी, और उन्होंने जो रिपोर्ट इसराइल के ख़िलाफ़ लिखी, यहाँ पे लोग उन्हें एजेंट कहते थे. वैसे बहुत बहुत अफसोस की बात है कि उनकी ज़िंदगी में उनका जो रोल रहा है इंसानी हकूक़ के लिए पूरी दुनिया भर में हमने एक्नॉलेज ही नहीं किया. अच्छा, इजराइल में भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है. नेतन्याहू जो है वो 12 साल से लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है. उनकी हुकूमत जो है अभी ख़तरे में है. उनके ख़िलाफ़ जो उनकी जो राइवल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक कोलिशन बनाने लगी हैं उनकी हुकूमत को हटाने के लिए. अच्छा, वो कोलिशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उस कोलिशन में फार राइट ग्रुप्स भी हैं जो फ़लस्तीन कहते हैं कि उनको स्टेट देना ही नहीं चाहिए, और उस कोलिशन में सेक्युलर पार्टीज़ भी हैं जो लेफ्टिस्ट पार्टी हैं जिनको आप मॉडरेट्स कह सकते हो, और उस कोलिशन में अरब इस्लामिक पार्टीज़ भी हैं. ये एक कोलिशन बन रहा है, और ये कोलिशन जो है ये वो कहते हैं कि हम नेतन्याहू साहब को की हुकूमत जो है वो ख़त्म करेंगे. तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है क्योंकि अब ये कोलिशन कैसे बनती है इसमें. अच्छा, इसमें जो अभी तक जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि एक पार्टी के लीडर पहले वज़ीर आज़म बनेंगे 1-2 साल, उसके बाद दूसरी पार्टी के वज़ीर आज़म बनेंगे लीडर. तो अब उनकी किस किस्म की नेगोशिएशंस होती हैं, अरब पैलेस्टाइन इज़राइल के साथ किस किस्म की एग्रीमेंट बनती है, उनका किस किस्म का रवैया होता है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, ये देखना पड़ेगा इसका क्या असर पड़ता है. और अगर इस कोलिशन का फ्यूचर हमें जानना है तो शायद हम वो जो नया स्कूल बना है, यूनिवर्सिटी बनी है, सॉरी स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वहाँ से अगर हम रुजू करें तो वो शायद फ्यूचर में देख के हमें बना दे. वैसे रीमा को उस यूनिवर्सिटी के क्याम से बहुत खुशी मुयसर हुई है. मैं बहुत हंस रही हूँ जब से ये अनाउंस हुआ है क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और शिबली फराज साहब ने उसको कहा कि ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हम लेंगे स्पिरिचुअलिटी और साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच में. मीम्स जो इस पे बने कमाल है, हंस के बुरा हाल मेरा हो गया. लेकिन बेनज़ीर ये कोई पहली इस तरह की यूनिवर्सिटी नहीं है ना. ये सिंध में भी 2011 में उन्होंने एक बनाई थी, सूफीज़म, अभी भी है, सूफीज़म एंड साइंस यूनिवर्सिटी है. बल्कि 1987 में ज़ियाउल हक के दौर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे, साइंटिफिक मिरेकल कॉन्फ्रेंस. आप हंस रही, मैं तो बहुत सीरियस बात कर रही हूँ नताशा. वहाँ पे साइंटिफिक मिरेकल कॉन्फ्रेंस, और परवेज़ हूद साहब जो थे वो उस कॉन्फ्रेंस में गए जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे तो साइंस की वहाँ पे समझ नहीं आई कि किस किस्म की साइंस की वहाँ पे बात हुई. वहाँ पे उन्होंने कहा था कि एक, जो मैं छोटी सी मिसाल दूँ, वहाँ पे किसी ने एक बड़े टॉप के पाकिस्तान के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि आप जिनों को पकड़े
उनको बंद करें और उनकी एनर्जी इस्तेमाल करके पाकिस्तान के बिजली के मसाइल, एनर्जी के मसाइल हम हल कर सकते हैं। कैसे? तो हाँ, वो इसलिए वो साहब भी जो थे वो परेशान ही निकले। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है कि हमने सूफीज़म और साइंस की इस तरह की बात की है। हमारे जो माजी में जो मिलिट्री डिक्टेटर्स भी रहे हैं उनको भी कुछ बड़ा इंटरेस्ट रहा है। अयूब के दौर में भी हमने देखा, ज़ियाउल हक के दौर में भी देखा, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट नहीं है, पहले भी होता रहा है। कि तसव्वुफ करके जानिए कि कहाँ लगाना है यूएस पे। ठीक है, अच्छा। वैसे हफ्ते में छोटी मोटी और भी चीज़ें होती रही होंगी, लेकिन अगले हफ्ते अगर इकॉनमी वापस डाउन हो गई तो आप फिर नहीं मसरूफ़ रहेंगे, तो आप चेक कर लीजिएगा खुद भी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।